हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 हिस्ट्री के पहले चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 के सुबह जो पेरिस सिटी था फ्रांस के अंदर, वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने सेना को सिटी में, शहर में भेज दिया है, वहाँ पर उन्हें लगा दिया। उसके साथ साथ ये भी अफवाह फैल गई थी कि वो जल्दी ही ऑर्डर करेगा कि जो सैनिक है वो लोगों पर ओपन फायर कर सके, सिटीजन्स पर ओपन फायर कर सके। ओके, कुछ 7000 मैन और वुमेन गैदर हो जाते हैं टाउन हॉल के फ्रंट में और डिसाइड करते हैं कि वो पीपल मिलिशिया फॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मिलिट्री की तरह एक्ट करेंगे। They broke into a number of government buildings in search of arms। वो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तहस नहस कर देते हैं सिर्फ हथियार की खोज में। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हथियार जरूर होंगे। उसके बाद है फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। फिर बहुत 100 लोग, मतलब कि 100 में लोग थे, बहुत 100 लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं ईस्टर्न सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, और जो फोर्ट्रेस प्रिजन था बेस्टिल, वहाँ पर वो उसे भी तहस नहस कर देते हैं। और उन्हें ये लगता था कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार मिल जाएंगे उन्हें। और इस आर्म्ड फाइट में क्या हुआ, जो वहाँ पर आर्म्ड फाइट हो रहा था, इसमें क्या हुआ कि जो कमांडर था उस फोर्ट का, उसे मार दिया गया, और जो प्रिजनर्स थे, वहाँ पर जो कैदी थे, उन्हें रिलीज कर लिया गया, वहाँ से भगा दिया गया बस। लेकिन वहाँ पर 7 ही कैदी थे सिर्फ। जो बेस्टिल था वो सभी के द्वारा हेट किया जाता था, क्योंकि ये राजा के अंकुश पावर को दिखाता था। क्योंकि वहाँ का राजा जो है, ये उसके पावर पर कोई लगाम नहीं था, वो अधिक से अधिक पावर को एंजॉय कर पा रहा था उस समय। जो फोर्ट्रेस था इसे डिमोलिश कर दिया गया, और वहाँ के जो पत्थर ये सब मिले थे उसे मार्केट में बेच दिया गया। क्योंकि ऐसा जब डिस्ट्रक्शन हुआ था तो इसे याद कौन रखेगा, तो वह उसी की याद में जो पत्थर थे उसे बाजारों में बेचा गया था। The days that followed saw most rioting both in Paris and the countryside। जो आगे आने वाले दिन थे, यहाँ पर क्या हुआ कि पेरिस में और कंट्री साइड में बहुत ही दंगे हुए। ज़्यादातर पीपल जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो रोटी की दाम थी, जो ब्रेड का प्राइस था, वो बहुत ही हाई था। उसके बाद क्या हुआ कि जब हिस्टोरियंस इस टाइम में एक बार फिर से देखें तो उन्हें ये मिला कि ये इवेंट्स का एक चेन था, मतलब कि जो यहाँ से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ इस रिवॉल्यूशन के साथ क्या हुआ कि यूरोप में पूरी तरह से रिवॉल्यूशन फैल चुका था। उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ था कि जो किंग था फ्रांस का, उसका भी एग्जीक्यूशन हो गया, उसे भी वहाँ से हटा दिया गया, मार दिया गया। ओके, और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब पीछे मुड़ करके इस चीज़ को एक बार फिर से देखा, उन्हें ऐसा लगा कि ये इवेंट एक चेन ऑफ इवेंट था, क्योंकि यहीं पर से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और यहीं पर से यूरोप में, जर्मनी, ये सब सारा जगह जो है रिवॉल्यूशन फैल गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, बस वही सब चीज़ आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1774 में लुई 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी के किंग थे, ये राजा बन गए। उस समय वो सिर्फ 20 साल के थे और इनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटन से हुई थी। जब वो राजा बने, जब वो नए राजा थे, तो उन्होंने ये देखा कि खजाना जो है वो खाली पड़ा है, मतलब कि इम्पिटी ट्रेजरी है, उनके पास उतना पैसा नहीं था। और पैसा क्यों नहीं था वो हम लोग देखते हैं। लंबे समय से फ्रांस जो वार लड़ रहा था, इसके कारण फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था, खाली हो चुका था। इसके साथ साथ पैलेस ऑफ वर्सलीज जो था वो बहुत ही भव्य था और उसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था। ओके, लुई 16 के अंदर फ्रांस जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ादी पाने में हेल्प किया था कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। मतलब कि अमेरिका का दुश्मन भी ब्रिटेन था और फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन था। तो दुश्मन क्या हो गए, दोस्त हो गए। ओके, तो फ्रांस और अमेरिका दोस्त बन जाते हैं और फ्रांस जो है वो 13 कॉलोनी, अमेरिका के 13 कॉलोनी को ब्रिटेन से आज़ादी पाने में हेल्प करता है। ओके, द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिव। देखिए, जो वार था इसके कारण 1 बिलियन लिव जो है कर्ज पर और चढ़ जाता है, जो कि ऑलरेडी 2 बिलियन लिव से भी ज़्यादा हो चुका था उस समय। जैसे हमारा यहाँ का करेंसी, इंडिया का करेंसी रुपीज़ है, वैसे वहाँ का करेंसी था लीवर।
ओके लेंडर्स जो अब स्टेट क्रेडिट दिया करते थे वो भी अब क्या करने लगे थे कि 10% इंटरेस्ट जो है लोन्स पर लेने लगे थे। तो इनका एक बहुत बड़ा पैसा लोन्स को चुकाने में भी जा रहा था, इंटरेस्ट भी इन्हें बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। सो फ्रांस का जो गवर्नमेंट था ये बहुत ही ख़राब हो चुका था, उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब था, वो कर्ज में सिर्फ डूबे हुए रहते थे उस समय। तो to meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे कि देखिए अब आर्मी को तो मेंटेन करना ही होगा, तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा था, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा था, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसेज को चलाने में जो कॉस्ट लग रहा था, यूनिवर्सिटीज स्कूल चलाने में जो कॉस्ट लग रहा था, अब ये सब कैसे आता? तो इसका एक ही उपाय था कि वो टैक्स को इंक्रीज करे। लेकिन ये जो टैक्स इंक्रीज करने का मीज़र था ये भी उतना बोल सकते हैं हम लोग उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। ओके फ्रेंच सोसाइटी जो था 18th सेंचुरी में वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था और सिर्फ 3rd स्टेट के ही मेंबर्स जो है टैक्स पे करते थे। जैसे हम लोग इससे समझते, देखिए फर्स्ट स्टेट था कलर्जी, सेकेंड स्टेट था नोबिलिटी और 3rd स्टेट में बिग बिजनेसमैन आ जाते थे, मर्चेंट, लॉयर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स, ये सब पीजेंट, आर्टिसन, सब लोग इसमें आ जाते थे 3rd स्टेट में। ये 3rd स्टेट भी 3 में बटा हुआ था, ऊपर में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, सेकंड में पीजेंट और आर्टिसंस और लास्ट में लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट्स और सर्वेंट्स आया करते थे। ओके और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो टैक्स था वो सिर्फ ये 3rd स्टेट्स के ही लोग दिया करते थे। किसको दिया करते थे? तो वो टैक्स जो है वो इन्हें क्लर्जी और नोबिलिटी को दिया करते थे, इन्हें उतना टैक्स देना नहीं पड़ता था। चलिए हम लोग आप आगे देखते हैं। अब देखिए फिगर 2 मैंने आपको समझा दिया कि फ्रेंच सोसाइटी किस प्रकार से उस समय ऑर्गेनाइज था और पीजेंट्स जो थे पॉपुलेशन के 90%, पॉपुलेशन का 90% जो है वो सिर्फ किसान थे, पीजेंट्स थे। हालांकि उनके पास एक बहुत ही कम अमाउंट में लैंड था जो कि वो खुद कल्टीवेट करते थे। ओके 60% लैंड जो था उस समय वो नॉबल्स के द्वारा, चर्च के द्वारा और दूसरे मतलब कि 3rd स्टेट के दूसरे रिच लोगों के द्वारा ऑन किया जाता था, उनका हुआ करता था। जो मेंबर थे फर्स्ट 2 स्टेट के जो कि कलर्जी थे और नोबिलिटी थे, वो बहुत सारे प्रिविलेजेस को जन्म से ही इंजॉय कर रहे थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। जो नॉबल्स थे वो फेडरल प्रिविलेजेस को भी इंजॉय करते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी तो बिल्कुल मजे में थे, लेकिन जो 3rd स्टेट्स के लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही कठिनाई हो रही थी उस समय। ओके अब हम लोग आगे देखते हैं। जो चर्च हुआ करता था वो भी एक टैक्स लिया करता था जिसका नाम था पेस। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके पीजेंट से लिया जाता था और फाइनली 3rd स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे सभी को टैक्स स्टेट को देना पड़ता था। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसे टैले कहा जाता था और बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि एवरीडे प्रतिदिन के जो आर्टिकल्स, प्रतिदिन रोज जो आर्टिकल्स यूज किए जाते थे, जैसे कि टोबैको हो गया, ओके साल्ट हो गया, उस पर भी टैक्स लगाए जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वो सब आता था। ओके अब देखिए यहाँ पर एक आपको इमेज दिया गया है। ओके ये फिगर का आप लोग देखिए, इसमें क्या है कि एक नोबिलिटी बैठा हुआ है, ठीक है, एक नोबल जो यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि बहुत ही अमीर है, इसके पास सारी चीज़ें हैं। ओके इसके पास देखिए सारी चीज़ें हैं, ये नीचे में दिखाया गया, देखिए इसके पास सारी चीज़ें, धन दौलत सब चीज़ें, लेकिन फिर भी ये और लेना चाहता है। देखिए यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति जो है ये इसे ला करके दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति जो है इसे सब चीज़ और ला करके दे रहा है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, इतना अमीर है ये, फिर भी इसके पास देखिए कितना खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन इसे और चाहिए। ओके इसे और चाहिए, तो ये व्यक्ति जो है इसे फल ये सब ला करके दे रहा है, पोटली में कुछ पैसे ये सब होंगे तो वो ये सब ला करके दे रहा है। ये सब जो डेफिनेशंस होते हैं न्यू वर्ड्स, ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे भी करके जाया कीजिएगा। अब देखते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो 23 मिलियन से 1715 में 23 मिलियन से बढ़ गया 28 मिलियन तक, मतलब 50 लाख पॉपुलेशन जो है बढ़ गया 1789 तक। ओके ये इसके कारण क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स का, देखिए दिखती सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ा है तो फूड ग्रेन्स का डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा फूड ग्रेन्स का डिमांड भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। ओके लेकिन ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के साथ नहीं हो पाया, मतलब जितना ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था
उससे बहुत ज़्यादा ही डिमांड था। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना डिमांड था उतना ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ओके, इसके कारण क्या हुआ, ब्रेड का जो प्राइस था, जो कि बहुत सारे लोगों का मेजोरिटी डाइट था, उसका प्राइस बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। ओके, स्टेपल डाइट था मेजोरिटी का, बहुत से लोगों को वो स्टेपल डाइट था, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉयड थे लेबरर्स के रूप में वर्कशॉप में, जिनके ऑनर जो हुआ करते थे उनके वेजेस को फिक्स्ड करके रखे थे, उससे वो बढ़ते नहीं थे। बस उसमें उनका जो वेज था, जो तनख्वाह थी उनकी, वो फिक्स थी। ओके, सो इसके कारण क्या हुआ कि जो पुअर थे, जो गरीब लोग थे और जो अमीर लोग थे, इनके बीच का गैप जो है बढ़ता गया। मतलब गरीब तो और भी गरीब होते गए, लेकिन अमीर जो है और अमीर होते गए। तो ऐसा जब सिचुएशन होगा तो क्या होगा, उनके बीच में जो गैप है वो वाइडेंड होगा, बढ़ते जाएगा। ओके, तो बस यही हुआ, गरीब और अमीर के बीच का जो गैप था वो बढ़ता गया। थिंग्स जो है वो बहुत ही ख़राब होने लगे, जिसके कारण कभी कभी क्या हुआ कि ड्राउट, सूखा पड़ गया। ठीक है, और इसके कारण हार्वेस्ट, जो खेत हुआ करते थे जहाँ पे बहुत सारे अनाज उगाए जाते थे, सूखा पड़ने के कारण इरिगेशन नहीं हुआ, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ अच्छी नहीं हो पाई, तो जो हार्वेस्ट था वो खराब हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ। सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है एक एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जहाँ पर लिवलीहुड का बेसिक मीन्स जो है, जिसे रोज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं, एक बेसिक मीन जो लिवलीहुड के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो ख़त्म हो जाते हैं, इन डेंजर में चले जाते हैं। ओके, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस, एक नया मिडिल क्लास आता है और प्रिविलेजेस का अंत हो जाता है। तो कैसे हुआ वो सब हम लोग देखते हैं। पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स जो है रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट तो करते हैं बढ़ते हुए टैक्सेस के अगेंस्ट में, फूड स्कार्सिटी, फूड की कमी है इसके अगेंस्ट में, लेकिन उनके पास कोई मीन्स नहीं हुआ करता था, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ करता था ताकि वो फुल स्केल मीजर्स में रिवॉल्ट को ला सके। और कोई प्रोग्राम ऐसा था ही नहीं जिससे एक सोशल ऑर्डर में, इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज आ सके। तो इसका जिम्मा ले लिया नए मिडिल क्लास ने, मतलब कि जिनके पास एजुकेशन था, जिनके पास नए नए आइडियाज़ थे, उनके पास इस चीज़ का जिम्मा चला जाता है। ओके, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। जो 18th सेंचुरी था, इसमें एक इमरजेंस होता है, एक सोशल ग्रुप था जिसका नाम था मिडिल क्लास। ओके, जो कि ओवरसीज ट्रेड से पैसे कमाते थे और गुड्स का मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि गुड के मैन्युफैक्चर से पैसे कमाते थे, जैसे कि वुलन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए। ओके, और ये बेचते कहाँ थे, फ्रांस से बेचते थे, रिच मेंबर्स को बेचते थे सोसाइटी के। ओके, मर्चेंट्स जो थे, मैन्युफैक्चरर्स जो थे, और थर्ड स्टेट्स, इसके साथ साथ प्रोफेशनल और लॉयर्स जो थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे, ये सब सभी जो है एजुकेटेड हुआ करते थे और ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो प्रिविलेजेस है, बर्थ से, जन्म से जो कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। ओके, एक पर्सन जो है वो अपने सोशल पोजीशन में होना चाहिए, अपने मैरिट पे होना चाहिए, उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, उनकी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ प्रिविलेजेस था, बर्थ, जन्म से जो प्रिविलेजेस था कि थर्ड स्टेट के लोग सिर्फ टैक्स भरेंगे, नोबिलिटी लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्लर्जी लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ये सब नहीं होना चाहिए था, उनका ये मानना था। ये सब जो आइडियाज़ थे वो फ्रीडम और इक्वल लॉज पे बेस्ड थे, और वो चाहते थे कि सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। और ये सब जो है कुछ फिलोसफर्स की तरह आगे लाया जा रहा था, जैसे कि जॉन लॉकी हो गए, जीन जैकस रसियो हो गया। In his two decisions of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch. अपने टू डिसाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने ये कहा कि जो डिवीज़न है, कि जो डिवीज़न है एब्सोल्यूट राइट मोनार्क का, कि किंग का बेटा किंग ही बनेगा, जो डिवीज़न है ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, रूसो जो थे ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रपोज करना चाहते थे, ऐसे गवर्नमेंट के एक फॉर्म को बढ़ावा देना चाहते थे जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के में बेस्ड हो, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बेस्ड हो। ओके, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ये एक डेमोक्रेसी का ही फॉर्म था। अपने मॉन्टेस्क्यू अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में बताते हैं कि पावर का डिवीजन होना चाहिए, किसके किसके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये जो मॉडल था, इसे यूएस में
लाया गया। कब लाया गया? जब 13 कॉलोनीज जो है ये ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस को ले लेते हैं, आज़ादी जब ले लेते हैं 13 कॉलोनीज, तो इस टाइप का मॉडल जो है वहाँ पर लाया गया। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक इम्पॉर्टेंट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो गारंटी है इंडिविजुअल राइट का, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर्स, ये फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा ही लिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस से बहुत सारी चीज़ें जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। हम लोग आगे देखते हैं। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। इन फिलोसफर्स का जो आइडियाज था इसे सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस किया जाने लगा, जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे, ठीक है। और कैसे ये स्प्रेड हुआ, कैसे फैला, तो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये चीज़ें जो है फैल गई। ओके, अब जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो पढ़ने लिखने के एबल नहीं थे, तो वो लोग इन सभी चीज़ों को कैसे जान पाए, तो बहुत तेज़ी से इसे फैलाया गया। चौराहों में एक कोई जो है पढ़ा करता था इसे तेज़ी से, कि क्या मतलब कि लाउड साउंड में पढ़ा करता था कि क्या है उन फिलोसफर्स का आइडियाज़। ओके, और एक और चीज़, लुई 16 का एक न्यूज़ ये फैला कि लुई 16 जो है ये और भी टैक्स को बढ़ाएगा ताकि वो स्टेट के एक्सपेंसेस को मीट कर सके। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के बीच में गुस्सा और भी बढ़ गया और इस प्रिविलेजेस के सिस्टम के अगेंस्ट में लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कैसे आया? लुई 16 को टैक्स बढ़ाना पड़ रहा था कुछ रीजंस के कारण, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया। तो अब इसे कैसे बढ़ाया जाए, इस टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को अब लुई 16 सोचने लगा था। तो फ्रांस में ओल्ड रिजिम से एक चीज़ चला रहा था कि मोनार्क जो है अकेले टैक्स को बढ़ा नहीं सकता, अकेले वो टैक्स को बढ़ा नहीं सकता है। इसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल में कौन कौन हो जाते थे? तीनों स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीन स्टेट्स आकर के मिलते थे। ओके, उसके बाद ही नए टैक्स के प्रपोजल पास किए जा सकते थे। तो जो स्टेट जनरल था ये एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें तीनों स्टेट्स जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करते थे। तो ऐसा इसलिए क्या था कि मोनार्क जो है वो अकेले ही नए टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता था, तो वो एक मीटिंग बुला लेता है इन बॉडी का। ओके, और जो अंतिम मीटिंग हुआ था वो 1614 में हुआ था। इसका मतलब लगभग एक बहुत समय से मीटिंग हुआ नहीं, 1614 के बाद सीधा 1789 में मीटिंग हो रहा था, तो बहुत लंबे समय तक मीटिंग हुआ नहीं था। ओके, तो 5 में 1789 को लुई 16 जो है ये स्टेट जनरल का मीटिंग बुला लेता है ताकि न्यू टैक्सेस के प्रपोजल्स को वो पास करा सके। ओके, एक वर्सलेस में एक हॉल तैयार किया गया ताकि डेलीगेट्स को होस्ट किया जा सके। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग जो थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव उस समय आए थे, जो कि बैठे कैसे थे, मतलब कि एक पार्लियामेंट जो गोल सा होता है, एक गोल सा मान लीजिए पार्लियामेंट है, तो इसमें इधर फर्स्ट स्टेट, इसमें सेकंड स्टेट बैठ गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें सिर्फ खड़ा छोड़ दिया गया, उन्हें बोला गया कि आप खड़े रहिए, ठीक है, उन्हें पीछे में खड़ा करके रख दिया गया। मतलब एक तरह बोला जाए तो यहाँ पर थर्ड स्टेट बैठ गए, सॉरी सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट बैठ गए, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें बैक में खड़ा होने कर दिया गया, उन्हें बैठने भी नहीं दिया गया। ओके, उसके साथ साथ थर्ड स्टेट जो है ये अब बहुत ही प्रोस्पेरस और एजुकेटेड हो चुका था। थर्ड स्टेट में बहुत ही प्रोस्पेरस लोग आ गए थे और एजुकेटेड लोग आ चुके थे। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन्स को असेंबली में एंट्री नहीं दी गई थी, उनके लिए बैन था, वो इसके अंदर नहीं आ सकते थे। तो वो अपने परेशानी को कैसे भेजेंगे? तो वो अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी परेशानी को 40,000 लेटर्स में भेजे थे। मतलब कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो 40,000 लेटर्स लेकर के आए थे। 40,000 लेटर्स वो लेकर के आए थे जिसमें उनकी परेशानी, थर्ड स्टेट के लोगों की परेशानी लिखी हुई थी। ओके, अब देखिए वोटिंग कैसे चला रहा था। पिछले ही कुछ समय से क्या हुआ था कि वोटिंग जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल था कि हर एक स्टेट के पास, मतलब सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट मिलाकर के 2 वोट हुआ करते थे, तो हर एक स्टेट के पास एक अपना वोट हुआ करता था। फर्स्ट स्टेट के पास 1 वोट, सेकंड स्टेट के पास 1 वोट और थर्ड स्टेट के पास 1 वोट। तो इससे क्या परेशानी हुआ करती थी कि हमेशा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो चाहते ही थे कि टैक्स किसी हिसाब से बढ़ जाए। ओके, तो
उन्हें क्या था, उन्हें तो कमाई होती थी टैक्स लेने से, तो वो हमेशा चाहते थे कि टैक्स बढ़ जाए, तो वोट ज़्यादा हो जाता था, वोट ज़्यादा मिल जाता था सेकंड स्टेट्स वाले लोगों और थर्ड स्टेट वाले लोगों के लिए ये कठिनाई हो जाती थी कि उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। ओके, अब आगे देखते हैं। और इस टाइम भी लुईस 16 क्या चाहता था कि वही प्रैक्टिस, मतलब वही चीज़ फिर से वो कंटिन्यू कर ले, लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो डिमांड किए कि हर एक लोग के पास एक अपना वोट होना चाहिए, मतलब कि 300 फर्स्ट स्टेट वाले, 300 सेकेंड स्टेट वाले और 600 थर्ड स्टेट वालों के पास वोट होना चाहिए। हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास जो है ये एक अपना वोट होना चाहिए। स्टेट वाले वोटिंग सिस्टम को अब यहाँ पर से हटाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए आगे। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसियो इन दिस बुक ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ये रूसियो जैसे फिलोसफर्स की तरह लाया गया था। उनके बुक में ये लिखा हुआ था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब किंग इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हर एक स्टेट के पास ही एक वोट होगा, हर रिप्रेजेंटेटिव के पास एक वोट नहीं होगा, तो जो लोग थे असेंबली में, जो लोग बैठे हुए थे थर्ड स्टेट के, वो चले जाते हैं, मतलब सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग वहाँ पर से उठ के चले जाते हैं कि जब रिजेक्ट हो ही गया है, जब ऐसा होगा तो हम लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि सेकंड स्टेट के लोग ही फिर जीत जाएंगे, सेकंड स्टेट के लोगों को कोई 2 स्टेट मिल जाएंगे तो मेजोरिटी वोट फिर हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, इसलिए वो बाहर निकल गए कि टैक्स बढ़ नहीं तो अब हम लोग यहाँ रह के करेंगे क्या, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल गए। उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास एक अपना वोट होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, वो ये देखने लगे कि वो स्पोक्समैन है। सभी लोग जो भी थर्ड स्टेट में थे उसके, वो तो सभी तो आ नहीं सकते थे, तो 40,000 लेटर की तरह भेजा गया था उन्हें, तो वो अपने आप को एक जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को स्पोक्समैन की तरह देखने लगे पूरे फ्रेंच नेशन का। 20 जून को वो असेंबल होते हैं एक हॉल में, इंडोर टेनिस कोर्ट में एक हॉल है, वहाँ पर वो असेंबल होते हैं, मिलते हैं आकर के वर्सेलिस के ग्राउंड में। वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं और ये कसम खाते हैं कि वो तब तक नहीं डिस्पर्स होंगे जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिज़ाइन कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, जो कि मोनार्क के पावर को लिमिट करेगा। अब उन्हें किसके किसके द्वारा लीड किया गया, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन थे? मिराबिये और अबेसियस के द्वारा उन्हें लीड किया गया। मिराबिये जो है ये एक नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ओके, और ये जर्नल को लाए थे, उसके साथ साथ पावरफुल स्पीचेस जो है वर्सेलिस में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें ये पावरफुल स्पीचेस दे रहे थे। ओके, अब देखिए अबेसियस के बारे में आगे दिया हुआ होगा। अबेसियस ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था उन्होंने कि थर्ड स्टेट क्या है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट का महत्व क्या है, ठीक है, थर्ड स्टेट क्या है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ही हुआ था मीटिंग, द टेनिस कोर्ट ओथ। यहाँ पे लोग कसम लिए थे कि तब तक वो डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर दे। नेशनल असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था, लेकिन जो बचा हुआ फ्रांस था वहाँ पर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, दंगे फसाद वहाँ पर हो रहे थे। एक बहुत ही विंटर था, आ रहा था, उस समय बहुत विंटर पड़ा था, ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट हुआ, ख़राब फसल बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि ब्रेड का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया। जो अक्सर बेकर्स जो थे वो सिचुएशन को ख़राब कर देते थे और जो सप्लाईज था उसे रोक देते थे ताकि उनके पास अधिक से अधिक ब्रेड जमा हो सके और आने वाले समय में उसे अधिक दाम में बेच करके अधिक पैसा कमा सके। जब औरतें एक बहुत समय स्पेंड कर देती, बहुत सारे घंटे स्पेंड कर देती थी लाइंस में, बेकरी शॉप के लाइंस में बहुत घंटे स्पेंड कर देती थी, तो इसके कारण क्या होता था, उनमें एक दिन गुस्सा आ गया, वो गुस्सा हो गई उस दिन और शॉप्स में वो स्टॉर्म कर देती थी, मतलब कि शॉप्स में पूरा तोड़ फोड़ उन्होंने एक दिन कर दिया। और उसी समय क्या हुआ कि जो किंग थे लुईस 16 उन्होंने ट्रुप्स को सिटी में मूव करने का आदेश भी दे दिया। तो 14 जुलाई को जो एग्रेटेड क्राउड था ये बैस्टिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस पे से स्टॉर्म कर देता है।
In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigands who were on way to destroy the ripe crops. Countryside में, गांव इलाकों में, देहाती इलाकों में ये अफवाह फैल गई थी, विलेज टू विलेज जो लॉर्ड्स है मैनर के, ये ऐसे लोगों को हायर किए हुए जो कि उनके क्रॉप्स को खत्म करने के लिए, राइपन क्रॉप्स को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, रास्ते में है। ओके, तो पिजन्स के मन में एक डर बन गया, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी हथियार हुआ करते थे, भाला ये सब जो भी उनके पास था, उसे वो उठा लेते हैं और चुटक्स पे अटैक कर देते हैं। ओके, अब देखिए चुटक्स जो है क्या है, कैस्टल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबल मैन। देखिए ये रेसिडेंस हुआ करता था जो कि किंग और नोबल मैन का हुआ करता था, तो उस पर इन्होंने हमला कर दिया। इसके साथ साथ जो इकट्ठा ग्रेन्स थे, जो दाल चावल ये सब था उस समय, उसे इन्होंने लूट लिया। और डॉक्यूमेंट्स, वैसे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैनोरियल ड्यूज के रिकॉर्ड्स को रखे हुए थे, जिसमें मैनोरियल ड्यूज के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे कि किस किसान ने कितना कर्जा लिया ये सब, तो उसे इन्होंने जला भी दिया। ओके, तो लार्ज नंबर नॉबल्स का एक लार्ज नंबर जो है ये घर से भाग जाता है इनके डर से। बहुत सारे नॉबल्स जो है ये दूसरे कंट्रीज में, आसपास के पड़ोसी कंट्रीज में चले जाते हैं, पड़ोसी देश में चले जाते हैं। ओके, रिवॉल्टिंग देखिए पावर, तो अब लोगों का बहुत बड़ा नेशनल असेंबली बन जाने के बाद, तो लुईस 16 जब ऐसे पावर्स को देखता है तो फाइनली वो ये अकॉर्ड कर देता है, फाइनली वो रिकॉग्नाइज कर लेता है नेशनल असेंबली को, और जो उसका जो पावर्स था, जिसपे बैन लगने वाला था या फिर लिमिट होने वाला था, उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उस पर पावर्स पे अब लिमिट लगा दिया जाए। ओके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे थे कंट्री साइड में। ओके, पिजन्स के बीच में ऐसे ही बहुत सारा डर बना हुआ था, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लुईस 16 ने मान लिया कि उसके पावर में लिमिट लगा दिए जाए। तो 4 अगस्त 1789 के रात क्या हुआ, जो असेंबली है ये एक डिग्री पास करती है जो कि फेडरल सिस्टम को एबॉलिश कर देती है। उसके साथ साथ ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस, फेडरल सिस्टम के ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया जाता है। ओके, क्लर्जी के जो मेंबर्स हुआ करते थे उन्हें भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ने पर बाध्य कर दिया जाता है कि वो अपने प्रिविलेजेस को अब छोड़ दें, मतलब उनके पास जब कोई प्रिविलेजेस नहीं बचता है। ओके, ये सब जो टैक्सेस हुआ करते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इसे बंद कर दिया गया, और जो लैंड्स चर्च के द्वारा ऑन किए जाते थे इसे छीन लिया गया। इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है, इनके पास एक एसेट आ गया, एक बहुत बड़ा एसेट आ गया 2 बिलियन लिव्स का, जो कि छीना गया था चर्च के लोगों से, नोबिलिटी के लोगों से, ऐसे लोगों से वो सब चीज़ें छीन ली गई, सभी प्रिविलेजेस छीन ली गई। तो जिसके कारण क्या हुआ, जो लैंड्स वो सब उनके पास थे वो सब सभी भी छीन गए, और गवर्नमेंट के पास एक एसेट आ गया 2 बिलियन लिव का। ओके, अब देखते हैं फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। नेशनल असेंबली जो है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था ये 1791 में कंप्लीट कर लेते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था इनका ये था कि वो मोनार्क के पावर में किस प्रकार से लिमिट लगाया जाए। ओके, और ये भी चाहते थे कि पावर जो है किसी एक हाथ में नहीं रहे, किसी एक के हाथ में पावर्स नहीं रहे, पावर्स जो है ये बटे हुए रहे। अब देखिए पावर जब किसी एक का हाथ में रहेगा फिर तो वहाँ पर मोनार्की वाला सिचुएशन हो जाएगा कि हाँ राजा रहेगा, लुईस 16 वाला सिचुएशन हो जाएगा। ओके, तो ऐसा किया गया कि जो पावर्स थे उसे नए नए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को में सेपरेट कर दिया गया, असाइन कर दिया गया। कौन कौन से थे, वही जो कि एक फिलोसफर के द्वारा दिया गया था। कौन सा फिलोसफर था, आप सभी को याद होगा, मॉन्टेस्क्यू। अब इसके कारण क्या होगा, फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। और फिगर 7 में दिखाया गया कि कैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता था। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले आप पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन को समझिए। ओके, पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन। देखिए पैसिव सिटीजन वैसे लोग हुआ करते थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे, वो वोट नहीं कर सकते थे। कौन कौन इसमें आ जाते थे, 3 मिलियन मैन इसमें आ जाते थे। ओके, इसके साथ साथ वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ जो कि 25 सालों से कम के एज के थे वो इसमें आ जाते थे। वुमेन को भी वोटिंग राइट नहीं था, वुमेन को भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। अब आगे है एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वैसे लोग थे जिन्हें वोट देने दिया जाता था, जो वोट दे सकते थे। ओके, और इसमें कौन कौन लोग आ जाते थे, इसमें 4 मिलियन थे, 28 मिलियन के 4 मिलियन लोग जो है इसमें आ जाते थे। अब देखिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग वोट करते थे। एक्टिव सिटीजन ही सिर्फ वोट कर सकता था, ये लोग सिर्फ वोट करते थे, इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं था। ओके, ये लोग वोट करते थे और इलेक्टर्स चुनते थे। 50,000 मैन का इलेक्टर्स ये लोग चुनते थे जो कि वोट करके नेशनल असेंबली बनाता था।
ओके। और ये जो है किंग को कंट्रोल कर सकते थे, मिनिस्टर्स पे इनका कंट्रोल हुआ करता था, और जो किंग है ये इस पे वीटो लगा सकता था, और एक जुडिशरी भी हुआ करता था लॉज ये सब का ध्यान रखने के लिए। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, ये नेशनल असेंबली को ये पावर देता है कि वो नेशनल असेंबली में लॉज बना सके जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ करता था। हम लोगों ने देखा कि वो कैसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ करते थे कि सबसे पहले सिटीजन्स जो है ये इलेक्टर्स को चुनते थे, फिर इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को चुनते थे। तो भाई है इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग। ओके, सभी सिटीजन्स के पास तो वोट करने का अधिकार भी नहीं था, हक भी नहीं था। तो वैसे मैन जो कि 25 साल की उम्र से ऊपर है, ओके, और जो टैक्स भरते, कितना टैक्स भरते, एक मजदूर के 3 दिन के वेतन की जितना वो टैक्स भरते हैं, उन्हीं के पास सिर्फ वोट करने का अधिकार था। उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था और उन्हें वोट देने के लिए दिया जाता था। बाकी जो मैन बच गए, जो 25 साल से नीचे के हैं या फिर उतना टैक्स नहीं भरते हैं, वो सब आ जाते थे पैसिव सिटीजन में। वुमेन लोग भी पैसिव सिटीजन में ही आ जाती थी। एक इलेक्टर के तौर पे क्वालिफाई करने के लिए या फिर असेंबली का एक मेंबर बनने के लिए एक मैन को टैक्स पेयर का एक हाईएस्ट ब्रैकेट से बिलोंग करना पड़ता था। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन यहाँ पे दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से स्टार्ट होता था, मैन एंड सिटीजन से। अब राइट्स कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, बोलने का जो फ्रीडम है वो हो गया, ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे। ये सब जो है नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स बन गए, नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स के रूप में इस्टेब्लिश हुए। क्योंकि उसके साथ साथ क्या था कि ये सभी ह्यूमन बीइंग के लिए बर्थ से, जन्म से ही ये उनका अधिकार बन गया, ये सब चीज़। ओके, और इसे कोई भी ले नहीं सकता था। और ये स्टेट का ड्यूटी बन गया कि वो हर एक सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन दिया गया, मैन आर बॉर्न एंड विमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, ये आपने पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, तो लोग आगे के पार्ट्स को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सके। ओके, और यदि आप किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।